हेलो बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और क्लास 10 साइंस ट्रांसपोर्टेशन लेक्चर 1। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। जो हमारा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है उसका पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले हम न्यूट्रिशन कर चुके हैं जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और सारा कंप्लीट आया था। उसके बाद हमने रेस्पिरेशन कंप्लीट किया एंड नाउ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी स्पेशली वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड और अवेलेबल to the part where they are to be used or to be stored or to be removed। कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि मटेरियल का शिफ्ट करना वन पार्ट ऑफ बॉडी से अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। कहाँ से कहाँ? जहाँ से वो क्या है फॉर्मेशन हो रही है, उनकी सिंथेसाइज हो रही है या अबंडेंस में अवेलेबल है, वहाँ से कहाँ पे जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है या उनको स्टोर किया जाना है या फिर उनको वहाँ से रिमूव करना है। जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द डिफरेंट टिश्यूज और ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिया और यूरिक एसिड from tissue cell to the kidney। These all are the transportation। इन सब को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। सिंपली ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। The movement of material from one part of body कह देंगे हम, बिकॉज इट इज लिविंग सिस्टम से रिलेटेड है, हमारी बॉडी से रिलेटेड है। दैट्स वाई हम इसको कहेंगे मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द other part of body। कि वन पार्ट से अनदर पार्ट। स्पेशली कौन से पार्ट? फ्रॉम द रीजन वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड और अवेलेबल। आप यूं कह सकते हैं फ्रॉम द रीजन where they are synthesized or available to the part where they are to be used, stored or excreted from the body। is known as transportation। मतलब जहाँ पे मटेरियल बनता है या अवेलेबल है वहाँ से जहाँ पे उसका यूज होना है या फिर उसको स्टोर होना है या फिर उसको बॉडी से एक्सक्रेट आउट करना है, उन जगहों तक ट्रांसफ़र करना, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। इन ह्यूमन बीइंग there are two transporting system.
there are two systems for transportation. There are two systems for transportation. Which are those? Number one, blood vascular system, and number two, lymphatic system. These are the two systems of transportation in human body, and we shall discuss them one by one. हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे. पहले हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम को करेंगे. नाउ फर्स्ट, बिफोर गोइंग अहेड, सबसे पहले बात ये कि सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है. देखिए बच्चों, आप अपनी पेन नोटबुक उठा लीजिए. यू हैव टू नोट व्हाट इज टू बी रिटन ऑन द बोर्ड as well as what is spoken by me. जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिखना है और जो इस पे नोट किया जा रहा है वो तो नोट करना ही है. नाउ नोट डाउन फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आप नोट करेंगे. फर्स्ट फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ digested food from intestinal wall to the different tissues of body. क्या, कहाँ से कहाँ? इंटेस्टाइन से और डिफरेंट टिश्यूज ऑफ बॉडी तक क्या करना? फूड, डाइजेस्टेड फूड की ट्रांसपोर्टेशन. सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? नंबर वन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइनल वॉल टू different tissues of the body. Second, transportation of oxygen from lungs to the tissues of the body. Third, transportation of carbon dioxide from tissues to lungs. Fourth, transportation of metabolic waste from tissues to kidney. Fifth, transportation of hormones from glands to the target cell where they are required. From glands to the target cell where they are required. Next, the WBC of the blood, they kills the germs and protect the body against diseases. Now the blood vascular system. देखिए, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, मेन थ्री पार्ट्स हैं. ब्लड वैस्कुलर सिस्टम it consists of three main parts. Number one, blood.
Number 2, blood vessels. Blood vessels means arteries, veins and capillaries. And third, most important, heart. These are the three main parts of blood vascular system, and we have to discuss one by one all of three, and in this lecture we shall discuss about only blood. Now come on the point, blood. Before going ahead, listen one thing properly, अच्छी तरह से आप समझिए about blood. 9th क्लास में हमने रीड किया था कनेक्टिव टिश्यू, और उन कनेक्टिव टिश्यू में वन पार्ट था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और उस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने 2 पार्ट्स किए थे, ब्लड एंड लिम्फ। वही है, तो सिंस ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सबसे पहली बात आप ये कहेंगे, तो ब्लड की इज व्हाट, इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ 2 parts. One is fluid part, that is plasma, and another is solid part. They are the blood cells, RBC, WBC and platelets. 55% of the blood is blood plasma and 45% is blood cells, these RBC, WBC and platelet. So what will you write about the blood? You will write blood is a fluid connective tissue which consists of plasma as fluid. Blood is slightly alkaline with pH 7.4. That's why body slightly alkaline होती है। बॉडी की एवरेज जो है अल्कलिनिटी की 7 to 7.8 होती है, तो सिंस एवरेजली 7.4 pH, ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड पार्ट, that is plasma, and solid part, that is blood corpuscles, or you can say blood cells, which are RBC, red blood cells, WBC, white blood cell or white blood corpuscles, and platelets. These are. Now what is, देखिए, out of this
मैं कंपोजिशन साथ में ही बता देता हूँ कि ये हमने बता दिया कि इतना इतना होता है, मतलब लिक्विड पार्ट होता है और सॉलिड पार्ट। इन ब्लड about 55% of plasma and 45% blood cells are present. तो ये कंपोजिशन है, आप यहाँ से लेके इसको कंपोजिशन बता सकते हैं कि प्लाज्मा ब्लड कंसिस्ट ऑफ, यहाँ से मतलब ये दिस इज द कंपोजिशन, ब्लड की कंपोजिशन कि इसमें प्लाज्मा होता है सॉलिड और सॉलिड पार्ट होते हैं ब्लड सेल्स। तो लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड पार्ट 55% और सॉलिड पार्ट 45% होता है। इन अडल्ट पर्सन देयर इज अबाउट 5 to 6 liter of blood by volume और 6 to 8% by body weight। मतलब टोटल वॉल्यूम जो है 5 to 6 लीटर होते हैं। Now we shall discuss one by one प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। इनको वन बाय वन हमने डिस्कस करना भी। ब्लड प्लाज्मा, आप कह सकते हैं इट इज फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड एंड कॉन्स्टिट्यूट about 55% of blood by volume। बाय वॉल्यूम जो ये 55% होता है प्लाज्मा जो है। इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, दैट इज 7 पॉइंट, आप ये कहिए स्लाइटली अल्काइन विद pH 7.4। इसकी pH जो है कितनी होती है 7.4 pH होती है। अब इसके अंदर होता क्या है, टोटल ब्लड का जो 55% है वो क्या है, ब्लड प्लाज्मा है। और ब्लड प्लाज्मा के अंदर 90% से 92% तक वाटर होता है एंड रेस्ट ऑफ जो 8 to 10% है, अप्रोक्सीमेटली 92% वाटर होता है एंड जो रेस्ट ऑफ 8% है दैट इज डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस। वो सारे के सारे क्या होते हैं, उसमें डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं। और उन डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस में क्या क्या हो सकता है, मतलब जो सोल्यूट प्रेजेंट है उसके अंदर डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस है, मे बी प्रोटीन्स, मे बी फूड, मे बी वेस्ट, मे बी हॉर्मोन्स, ये होते हैं। बट यू नोट डाउन कि क्या क्या होता है उसके अंदर। आप कहेंगे प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 92% of water and 8% solute, means dissolved substances. Solute consists of अब सोल्यूट में क्या है, वन बाय वन हम उसको नोट कर लेते हैं।
प्रोटीन्स, आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, बट यू मे राइट द नेम ऑफ प्रोटीन्स. नोट डाउन. एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, prothrombin, etc. Such type of the proteins are there. And nutrients, proteins, you may write nutrients, like glucose, amino acids. एक बात ध्यान रखना कि जब न्यूट्रिएंट्स की बात आए तो सारे के सारे डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे. अनडाइजेस्टेड ब्लड में नहीं होता है, ध्यान रखना. इन ब्लड ऑलवेज देयर इज डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स. तो फैटी एसिड्स, vitamins, etc. These are the nutrients present in the and excretory products. Excretory product means waste, like urea, uric acid, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं, वो सारे के सारे, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स. फॉस्फेट्स बस इतना ही लिख दो, किस बहुत सारे उसके होते हैं, फॉस्फेट्स एटसेट्रा. एंड हेपारिन, ये प्रेजेंट होते हैं. हाँ, गैसेस की बात रह गई, लिखिए. गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा. एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना उसमें, एंड हेपारिन, ये लिख दीजिए. दीज आर द वेरियस सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा. एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, वो भी लिख सकते हैं आप. तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लिख दीजिए, कोई बात नहीं. हेपारिन, एंजाइम्स, क्योंकि उनके भी ट्रांसपोर्टेशन इसी से होती है. हॉर्मोन्स, उनकी भी ट्रांसपोर्टेशन इसी से होती है. अब लिख सकते हैं आप. तो ये सारे के सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. अगर आपको ज़्यादा हैवी लग रहा हो तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि 92% वाटर एंड 8% सोल्यूट. सोल्यूट में भी प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, गैसेस, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स एटसेट्रा. इतना कह सकते हैं आप, नेम छोड़ सकते हैं. हेपारिन क्या बात है, हेपारिन का नेम आया. तो हेपारिन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच प्रिवेंट द कोएगुलेटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स. मतलब हेपारिन एक इस टाइप का प्रोटीन है जो ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज के अंदर ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देता, ब्लड को जमने नहीं देता. इसलिए इसको मैंने अलग से नेम दिया है आपको. तो इसको एंटी कोएगुलेटिंग प्रोटीन भी बोलते हैं. और नेम पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एंटी कोएगुलेटिंग प्रोटीन? हेपारिन. बिकॉज ये ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को
क्लोट नहीं बनने देता, उसका ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देता। नाउ इसके बाद ब्लड कॉर्पस्कल्स आ गए, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हम आरबीसी की बात करते हैं। रेड ब्लड corpuscles or cells. These are also known as erythrocytes, इसलिए हम इनको अलग से भी लिख देते हैं। These are also known as erythrocytes, बायोलॉजिकल नेम इनका एरेथ्रोसाइट ही है। हाँ जी, आरबीसी दे आर बायोकनकेव्ड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, के डिस्क की तरह से होते हैं, बायोकनकेव होते हैं, बीच में से पतले होते हैं एंड किनारों से मोटे होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, कोई न्यूक्लियस नहीं होता इनके अंदर, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आप क्या लिखेंगे आरबीसी में इफ़ यू आर आस्क्ड, पहले आप सुन लीजिए। इनको हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड हैं, डिस्क लाइक होते हैं, डायामीटर जो है अप्रोक्सीमेटली 7 माइक्रोमीटर होता है, थिकनेस 2 माइक्रोमीटर तक होती है, एंड दीज आर रिच इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है इनमें, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ आरबीसी इज रेड। यानी आप इसको क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट जो है इसके अंदर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन 97% ऑफ ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हीमोग्लोबिन ही करता है। 1 मिलीलीटर के अंदर 5 to 6 मिलियन होते हैं। 1 मिलीलीटर ब्लड में 50 से 60 लाख होते हैं ये। और इन 100 ml ऑफ ब्लड, या आप यूं कह सकते हैं कि ब्लड का जो हम 100 ml लें तो उसके अंदर इनका मास जो है 15 मिलीग्राम तक होता है। एक बात ध्यान रखिए कि कई बार ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हम कहते हैं इसमें इतना मिलीग्राम ब्लड है, वो एक्चुअल में आरबीसी का मास बताया जाता है 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में कितना है, और हम डायरेक्ट अपनी कॉमन डायलेक्ट में कह देते हैं इसमें इतने ग्राम ब्लड है, इसमें 8 ग्राम ब्लड है। 8 ग्राम ब्लड का मतलब ये है कि 8 ग्राम ऑफ आरबीसी आर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ब्लड तो वही टोटल वॉल्यूम तो 5 से 6 लीटर ही होती है, बट 100 ml ब्लड के अंदर 8 ग्राम ब्लड का मतलब जो बताया जाता है उसका मतलब ये कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के अंदर 8 ग्राम ऑफ आरबीसी प्रेजेंट हैं। मेल के अंदर ये 15 मिलीग्राम तक होने चाहिए। नंबर कितना? 5 to 6 मिलियन मेल के अंदर पर मिलीलीटर, पर क्यूबिक मिलीलीटर में, और फीमेल में 4.5 to 5 मिलियन होता है। यानी कि 100 ml के अंदर 12 से 13 ग्राम आरबीसी होने चाहिए। मेल में 15 ग्राम तक पर 100, 15 ग्राम ऑफ आरबीसी पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। फीमेल में 12 से 13 ग्राम ऑफ आरबीसी पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। इनका लाइफ स्पैन बहुत स्मॉल होता है, 120 डेज, यानी अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, पहले बताया। और डेली जो है हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन आरबीसी की डेथ हो जाती है, क्योंकि लाइफ स्पैन पूरा होगा तो डेथ तो होगी, बट उससे 4 टाइम ज़्यादा तक इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी में बन सकते हैं, यानी 12 मिलियन पर डे तक इनकी फॉर्मेशन हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट आरबीसी। तो आपने क्या लिखना है आरबीसी में? आरबीसी में ये कहेंगे आप
स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इतना ज़रूर कहेंगे, दीज आर बायोकनकेव्ड circular disc like structure these are rich in hemoglobin about 5 to 6 million RBC are present in 1 milliliter of blood. कितने में? पर क्यूबिक मिलीलीटर कह सकते हैं आप, पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड. In males, that is about 15 gram per 100 ml of blood. And 4.5 to 5 million per cubic milliliter of blood in females, that is about 12 to 13 gram per 100 ml of blood. फिर आप बताइए, these have a lifespan of about 120 days. इतना बता दीजिए सफिशिएंट है. नेक्स्ट, वाइट ब्लड सेल्स. WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स. These are named as leukocyte. WBC, these are colorless. आप क्या लिखेंगे इनमें? कलरलेस होते हैं. एंड दीज आर न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस होता है. आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, बट इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. एंड मोटाइल होते हैं, मूव करते रहते हैं ब्लड के अंदर. तो आप क्या कहेंगे? These are of different shape and sizes. These are motile. मतलब मूव करते रहते हैं ब्लड के अंदर. एंड इनका साइज जो डिफरेंट साइज में, चलो साइज की बात हम करें, मोटाइल है ये. मोटाइल, न्यूक्लिएटेड, तो ये मोटाइल भी है, न्यूक्लिएटेड भी है. इनके अंदर न्यूक्लियस है, डिफरेंट साइज है. तो आप साइज जो है 8 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर का इनका साइज होता है. साइज लिखना चाहे ज़रूरी नहीं है, लिखो. दीज आर ऑफ साइज 8 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर. नो, मे बी और मे नॉट भी, आपको जरूरी नहीं है साइज लिखे या नहीं लिखे.
एंड हाँ, एक बात जरूर कहेंगे आप कि देर आर अप्रोक्सीमेटली 5000 टू WBC आर प्रेजेंट, 5000 टू 8000, 5000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड। मिलीलीटर ऑफ ब्लड मतलब अप्रोक्सीमेटली आरबीसी से 600 टाइम लेस, 600 गुना कम होते हैं। लाइफ स्पैन इज 12 आवर टू सेवरल डेज, कुछ दिनों तक का हो सकता है, मिनिमम 12 आवर और सेवरल डेज तक हो सकता है। WBC 2 टाइप के होते हैं, इतना ज़रूरी है, बाकी और भी आप वो कर सकते हैं। WBC आर ऑफ 2 टाइप, ग्रेन्यूलेटेड या ग्रेन्यूलोसाइट बोलते हैं उनको, एंड एग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट 65% होते हैं और वो 3 टाइप के होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर के बेस पे। उनके नेम है बेसोफिल, एसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। लिसन अगेन, WBC are of 2 type on the basis of their shape। हम एक बोलते हैं ग्रेन्यूलोसाइट, दूसरे बोलते हैं एग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट होते हैं जिन पे स्मॉल उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर होती हैं, तो उनको ग्रेन्यूलोसाइट बोलते हैं। एंड दे आर अप्रोक्सीमेटली 65% ऑफ टोटल WBC। 65% ग्रेन्यूलोसाइट होते हैं और वो 3 टाइप के होते हैं, बेसोफिल, एसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। दूसरे हैं एग्रेन्यूलोसाइट, जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते, उनको हम एग्रेन्यूलोसाइट बोलते हैं। एंड दे आर अप्रोक्सीमेटली 35% ऑफ टोटल WBC। 35% होते हैं और दे आर ऑफ 2 टाइप, उनको बोलते हैं मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ये आपके लिए ऑप्शनल, आप लिखना चाहें तो। फिर आप कहें कि WBC, जैसे RBC का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो WBC प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। एक्चुअल में WBC 2 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑल्सो। एक होते हैं फेगोसाइट्स और दूसरे होते हैं इम्यूनोसाइट। फेगोसाइट वो होते हैं जो जर्म्स को खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं। और इम्यूनोसाइट वो होते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करते हैं और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। उसके मैं तो चाहूँगा कि आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए ज़रूर कि फंक्शन बेस पे WBC 2 टाइप के होते हैं, फेगोसाइट एंड इम्यूनोसाइट। फेगोसाइट किल्स द जर्म्स, रिमूव द जर्म्स फ्रॉम द बॉडी, और इम्यूनोसाइट क्या करते हैं, मेनली नॉन टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करते हैं। एंड सेकेंडली उनका मेन फंक्शन है कि वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके। एंड थर्ड इज द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स दे ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। इनको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये नेम जरूर याद करने आपने कि RBC को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। WBC को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। और इन प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। एंड दीज आर कलरलेस, नॉन न्यूक्लिएटेड। ये भी कलरलेस होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। एंड 2 to 3 these are, what will you write, these are colorless, non nucleated
फ्रेगमेंट्स ब्लड के अंदर जो है एक तरह से फ्रेगमेंट्स ही होते हैं. दीज आर ऑफ साइज 2 to 3 माइक्रोमीटर. इनका साइज 2 से 3 माइक्रोमीटर तक होता है एंड अप्रोक्सीमेटली 0.152 0.45 million per cubic ml of blood. ये इनका एंड लाइफ स्पैन इज 7 to 10 days. लाइफ स्पैन कितना? 7 to 10 days. एंड मेन फंक्शन इज ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी. मेन फंक्शन क्या है? नोट कर लीजिए. द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी. चोट जहाँ लगेगी वहाँ पर जो है ये ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन करते हैं. अब लास्ट टॉपिक इसी उसमें कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है. हाउ डज दीज प्लेटलेट्स कॉज ब्लड क्लॉटिंग? देखिए, जब इंजरी होती है तो आपको पता है टिश्यू इंजर होंगे और टिश्यू इंजरी होगी टिश्यूज पे तो क्या आएगा? ब्लड बाहर आएगा और ब्लड बाहर आएगा तो ब्लड प्लेटलेट्स भी बाहर आएंगे. तो आप यहाँ देखिए इंजर्ड टिश्यू और इंजर्ड टिश्यू से क्या बाहर आएंगे? ब्लड प्लेटलेट्स. क्योंकि ब्लड आएगा तो उसमें प्लेटलेट्स तो आएंगे ही आएंगे. तो ब्लड प्लेटलेट्स आएंगे. एज ब्लड प्लेटलेट्स कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ आउटर एनवायरमेंट दे कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोटीन कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन. जैसे इंजरी होगी टिश्यूज पे, प्लेटलेट्स बाहर आएंगे, आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते ये क्या बना देंगे? एक प्रोटीन फॉर्म करेंगे जिसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन. अब देखिए ब्लड के अंदर, ब्लड में खासतौर पे लीवर में कहिए आप, लीवर के अंदर पोटेशियम आयन की प्रेजेंस में लीवर जो है एक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन. लीवर कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयन एंड रिलीज इनटू ब्लड. और उसको कहाँ छोड़ देता है? ब्लड में. तो इसका मतलब ब्लड में क्या है? प्रोथ्रोम्बिन. जैसे ही इंजरी होगी ब्लड बाहर आएगा, प्लेटलेट्स आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएंगे, वो क्या बना देंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन. और ब्लड के अंदर क्या है? प्रोथ्रोम्बिन है. जैसे ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड के अंदर आएगा, क्योंकि फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो ब्लड में मिक्स होगा तो ये प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में बदल देते हैं. कौन? देखिए ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? जैसे प्लेटलेट्स आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएंगे. ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन दोनों मिलके क्या करते हैं? जो ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन है उसको अनदर प्रोटीन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं. अब थ्रोम्बिन क्या करता है? ब्लड के अंदर एक और प्रोटीन है फाइब्रिनोजन. और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है. फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है, ब्लड में है, डिजोल्व है, सोल्यूबल फॉर्म में है. और थ्रोम्बिन के कांटेक्ट में आते ही ये क्या बन जाता है? इनसोल्यूबल बन जाता है. और फाइब्रिन ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है
और फाइब्रिन जो है साइट ऑफ इंजरी पे कलेक्ट हो जाता है और जैसे ही आरबीसी आते हैं उसके साथ स्टिक हो जाते हैं एंड दे फॉर्म क्लोट। और क्या बन जाता है? क्लोट बन जाता है। एक्चुअल में क्या है कि एट द साइट ऑफ इंजरी फाइब्रिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से नेट फॉर्म कर लेगा और आरबीसी इसके अंदर आके स्टिक हो जाते हैं। इसमें आरबीसी स्टिक हो जाते हैं एंड प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ब्लड, और ब्लड के फ्लो को प्रिवेंट कर देते हैं। ये क्लोट है। दोबारा समझ लीजिए कि इंजर्ड टिश्यू जब इंजरी होगी प्लेटलेट्स बाहर आएंगे, प्लेटलेट्स बाहर आते ही क्या फॉर्म करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ब्लड में क्या आ गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ब्लड में ऑलरेडी पहले से ही प्रोथ्रोम्बिन है, वो मैंने आपको बताया कि लीवर बनाता है पोटेशियम आयन की प्रेजेंस में। तो ब्लड में पहले ही प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन मिलके उस प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? थ्रोम्बिन में। अब ब्लड में क्या बन गया? थ्रोम्बिन बन गया। ब्लड में पहले से ही फाइब्रिनोजन एक सोल्यूबल प्रोटीन होता है, हमने प्लाज्मा में लिखा भी था। तो वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन सोल्यूबल फॉर्म में होता है, थ्रोम्बिन उसके साथ मिक्सअप होके क्या बना देता है? फाइब्रिन इनसोल्यूबल बना देता है और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे नेट बना लेती हैं एट द साइट ऑफ इंजरी और उसमें आरबीसी स्टिक हो जाते हैं और ब्लड का फ्लो प्रिवेंट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोट। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस लेक्चर। होप आपको समझ में आया होगा और पेन कॉपी उठा के इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, बार बार समझिए और बार बार वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। नहीं है फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपके पास मेरा नंबर भी है और फिर भी मैं दोबारा नोट कर देता हूँ, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने डाउट्स ले सकते हैं इस नंबर के ऊपर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। घर पे रहें और स्वस्थ रहें।